नए भारत की युवा आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए सनसेट टीवी का सफर लगातार जारी है और न्यू इंडिया डिबेट की टीम का पड़ाव आ पहुंचा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। हम कहां पर जा रहे हैं ये जानने के लिए आइए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस बार न्यू इंडिया डिबेट की टीम आ पहुंची है आसाम के सिलचर और सिलचर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हेल्थ फैसिलिटीज़ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप सभी का स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और देश के भावी डॉक्टर्स आप बनने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरा, जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हैं वो सबसे बड़े कोरोना योद्धा रहे हैं, लोगों की जान को बचाने वाले, आपका अनुभव कैसा रहा? Initially, we were taught how to wear the PPE kits because these also were very new for us. So gradually, initially the infrastructure wasn't up to the mark. I would say it was very basic. Gradually, our government and Assam government and the central government, they provided us with what was necessary in the COVID pandemic. Gradually, oxygen plants also started coming up. At present, we have 3 oxygen generation plants in Silchar Medical College, and also 2 oxygen storage tanks, which are providing adequate number of adequate supply of oxygen. तो अभी मैं यही कह सकता हूँ कि पहले जितना कोविड आईसीयू बेड्स थे, अभी ग्रेजुअली नंबर ऑफ बेड्स आल्सो हैज इंक्रीज्ड एंड वी कैन प्राउडली से दैट वी हैव डेल्ट विद द पेंडेमिक क्वाइट एफिशिएंटली। चूंकि लोगों की जानें गई हैं तो डर भी रहा होगा, लेकिन फिर आपकी जब ड्यूटी की बात आती है तो फिर आपने अपने आप को कैसे तैयार किया इस सिचुएशन को डील करने के लिए, क्या कहेंगे? पहली लहर में हम लोग ने बहुत कुछ झेला है, जिसकी वजह से हम लोग ने सेकेंड वेव में हमने बहुत सीख के उस चीज़ को निभाया है। जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ के जितने भी वर्कर्स हैं, आप डॉक्टर्स कह लो या फिर सिस्टर्स हो या फिर ग्रेड 4 हो, अगर क्लीनर हो, सभी ने अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाया है। और वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि कोई डॉक्टर है या फिर वो ज़्यादा काम कर रहा है, कोई सिस्टर है, सब समान थे। सब अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभाया है, बिना किसी अपने जान को रिस्क में रखते हुए। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मेरा सवाल ये भी है कि कई बार परिस्थितियां हमें सिखाती हैं, तो एक बार किसी सिचुएशन को यदि हम डील करते हैं उसके बाद हम आगे के लिए तैयार रहते हैं। आने वाले समय में इस तरीके की कोई महामारी ना फैले या ऐसी यदि स्थिति आती है तो किन किन बातों का ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है आपके लिहाज से? We should prepare the people mentally for any kind of situation where so many organizations came up with different online sessions of mental workshops, and then our teachers even they told us to take care of ourselves. Then even there were so many advertisements and everything in the newspaper which told us about taking care of ourselves. So that I feel is the most important thing we should keep in mind whenever we are in front of an unexpected situation like and these pandemics and all. बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति का जब हम सामना करने की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति की जान बचाई जाए। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, खासतौर से हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो कैसे देखेंगे आप हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को? Last year, 1 year back, when there was like very few facilities, we are not yet ready to face this pandemic. We also know we don't have any clue that how to deal with this, what is the treatment, we don't have any clue that how to treat the patient also. Only thing we have to do is symptomatic management. That time mainly the basic thing we required is oxygen. That time there was no central oxygen line, but we have many oxygen cylinder supply, but very difficult to manage every patient there. There's nearly 300 patients admitted in the ward. We can't give oxygen for everyone. Very difficult it was. Like coming on later we developed one by one. We increased the wards, increased the beds, and then we increased the center lines. We got many oxygen plants. Then after this, we also started giving remdesivir. We also give antibody cocktails. Very costly medicine. The government has made very freely available for the patients. Because of this, all these facilities, all the death rate also decreased gradually, and the pandemic we fought very
bravely. बेशक कोरोना काल के समय में हमने ये देखा कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। सिलचर मेडिकल कॉलेज में जब इस वक्त हम न्यू इंडिया डिबेट की चर्चा कर रहे हैं, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों को इनकी सौगात दी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को मजबूत करने की जो तैयारी है, जो कोशिश है, वो अपने आप में बेहतर है। लेकिन फिर भी भारत चूंकि इतना बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से भी, तो आपको लगता है कि देश को भावी डॉक्टर्स, क्वालिटी डॉक्टर मिल सके, उसके लिए हमारी जो नेशनल मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप कैसे देखते हैं? 2019 बैच से कुछ नए बदलाव आए हैं, तो इस बारे में हमें ये एक चीज़ देखना पड़ेगा जो हमें हमारे अध्यापक हमेशा कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना होगा। जितना भी हम सीखें, जितना भी हम अपने आप को ट्रेन करें, लेकिन पेशेंट से काउंसलिंग करना, उनको उनके ऑप्शन सही से बताना, उनके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये बात उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। इन सब के साथ साथ यदि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो जोग्राफिकली जो इस क्षेत्र की बनावट है वो दूसरे राज्यों की तुलना में कुछ अलग है। ऐसे में समझना चाहूँगा कि जो कुछ प्रयास पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के किए गए, मसलन जो गुवाहाटी में 2020 में एम्स की शुरुआत की गई है, सिलचर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, असम के डिब्रूगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये सही लिए गए हैं और इस तरीके के कुछ और कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? जो फर्स्ट वेव था और सेकंड वेव, उसमें जो ड्रास्टिक चेंजेस था, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या प्रिपेयर्डनेस हो, that was remarkable. Okay. It's like maybe 50 times more prepared with more infrastructure and amenities. जी। लेकिन उसके बाद भी जो मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ, जो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में, जो मिथ है, वो आज भी है। जैसे लोगों का जो ट्रीटमेंट पे भरोसा, वो मतलब कोविड को ऐसे भी लोग हैं पेरीफेरी में जो अवेयर नहीं है कोविड को लेके, इनको लगता है ये एक बुखार था या फिर मतलब पॉजिटिव हुए क्या, क्यों डेथ हुआ, ऐसा केसेस थे। हमारे पास बेड्स थे, संसाधन थे, ऑक्सीजन था, लेकिन ऐसे लोग थे जो नहीं आए, जो घर में ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हुआ और घर में ही इनका कोई रिकवर हुआ जी। तो जो मैं बिलीव करता हूँ, वी आर गिविंग आवर बेस्ट, गवर्नमेंट इज गिविंग इट्स 200% बेस्ट, बट उसके बाद भी अवेयरनेस जो है पेरीफेरी में, स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट में, वो उसको बढ़ना पड़ेगा, वो अवेयरनेस को बढ़ना पड़ेगा, तभी मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फैसिलिटीज़ को वो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की हम बात कर रहे हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर बेहतर बनाने के प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों की हम पहले बात करेंगे, उसके बाद चुनौतियाँ क्या हैं और ज़रूरत क्या है उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले जो कुछ अच्छा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? NHM की शुरुआत हुई थी 2005 में, तब आशा को रिक्रूट किया गया था जी। तो एक रिवोल्यूशन था, तो उसी प्रकार का रिवोल्यूशन हुआ था हमारे असम में और किसी और राज्य में भी हुआ था, लेकिन हमारे राज्य में 2008 से जब कोई MBBS अपनी कंप्लीट करता है, उसके बाद रूरल एरियाज़ में उन लोग को 1 ईयर रूरल कंपलसरी पोस्टिंग करना पड़ता है। तो ये एक रिवोल्यूशन था, गांव के लोगों को डॉक्टर्स मिले और उन लोग को जानकारियाँ मिली, सरकार की अलग अलग सुविधाओं के बारे में उन लोग को पता चला और वो लोग अपने योगदान वैक्सीनेशन हो या फिर किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में अपना योगदान देते रहे जी। तो वो आज से 13 साल पहले से शुरू हो गया था हम लोग के आसाम में। तो अभी जब मेडिकल कॉलेज खुल रही है, आपने जैसे कहा कि एम्स खुल रही है और अलग अलग मेडिकल कॉलेज, तेजपुर मेडिकल कॉलेज जो है, जोरहाट मेडिकल कॉलेज भी नया से खुला है, फिर अभी लखीमपुर मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जब हम लोग का हेल्थ केयर सिस्टम, जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, वो बेटर हुआ है और उससे हम लोग की जो डॉक्टर्स की क्वालिटी है वो बेटर हुई है और वही बेटर क्वालिटी की डॉक्टर्स जाएंगे रूरल सेटअप में और वही जो मेरे सज्जन भाई ने कहा है कि मतलब रूरल एरिया में कुछ असुविधाएं हैं, उनको काफ़ी जानकारी नहीं होती है, तो उसी सेटअप से हम लोग को ये सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पर? जब कोविड का पहला वेव आया था तब हम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो उस टाइम एक्चुअली हम लोग बहुत डर गए थे, बिकॉज एज ए स्टूडेंट्स हम लोगों ने कभी ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंसेस नहीं किया, एंड क्योंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में है और हमारे लिए ये सही भी नहीं है, सही नहीं है एक्चुअली। ठीक बात है। और उस टाइम पे
हमारे क्लासेस मेनली क्या है तो होता है कि प्रैक्टिकल हम लोग डायरेक्ट हम लोग को पेशेंट्स को देख के सीखना पड़ता है, और उस टाइम पे वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। लेकिन इसी बीच हम लोग स्टूडेंट्स ने एक बात सीखा जो हमारे टीचर्स ने बोला है हमें, लेकिन हमारे टीचर्स ने हम लोग को बोला था कि ये तुम लोग को सिखाया नहीं जाएगा, ये तुम लोग खुद ब खुद सीख जाओगे। वो है कि पेशेंट सेवा से बड़ा धर्म हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और इसी बीच कोरोना के वेव के बीच हमने वो सीख लिया, क्योंकि जब कोरोना का पहला फर्स्ट वेव आ गया था तब हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया था। हमारे कॉलेजेस में डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सेस की कमी थी, इनफैक्ट वार्ड बॉयज सब कुछ की कमी थी। लेकिन उसी बीच हम लोग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, सब लोगों ने किसी भी काम को ये छोड़ा नहीं। जैसे एक टाइम ऐसा आ गया था जब हमारे टीचर्स खुद मतलब नर्सेस का भी काम करते थे, वार्ड बॉय का भी काम करते थे, एंड दे डिड एवरीथिंग दे कुड। एंड इसी बीच मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे पहले मैं डर गया था कि ये सब जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। तो हम सभी ने परिस्थितियों से सीखा है और हमने देखा है कि कोरोना काल में कितनी मेहनत से जो हमारा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने लोगों की जान बचाने के प्रयास किए हैं। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौतियों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आसाम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं और हमारे साथ देश के भावी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। समझना चाहूँगा मैं आपसे, नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे इलाके में जहाँ पर जो भौगोलिक जो यहाँ की व्यवस्था है वो अलग है, ऐसे में स्वास्थ्य चुनौतियाँ बहुत हैं। चूँकि पहाड़ी इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? जैसा कि आपने बोला कि ये जो रीजन है सिलचर, ये ज्योग्राफिकली बहुत रिमोट एरिया में पड़ता है, और इसमें सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है जो कि सिलचर मेडिकल कॉलेज जहाँ पे हम अभी है जी। वो सदर्न असम रीजन को पूरा कवर करता है, प्लस इंक्लूडिंग द नेबरिंग स्टेट्स लाइक त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर। सो कुल मिला के पॉपुलेशन लाइक 40 to 45 लाख पॉपुलेशन को पूरा वो कवर करता है, जो कि एक अकेले मेडिकल कॉलेज के लिए पॉसिबल नहीं है। और एक और चुनौती है कि हमारे यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सेवाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले हमारे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई है जी, बट अभी भी और सुविधाएं जैसे कि न्यूरोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी एट्सेट्रा बहुत सारे सुविधाएं हैं जो आना बाकी है। ठीक है, जो कि अभी भी मतलब कुछ पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास हमें रेफ़र करना पड़ता है बाहर। ओके। जो कि आपको जैसे कि पता है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, गुवाहाटी टू सिलचर या सिलचर का हो तो शिलोंग कर दीजिए, तो इन द ट्रांजिट कभी कभी डेथ हो जाती है। कनेक्टिविटी का भी कनेक्टिविटी का एक मेजर इशू है। ठीक है। बाय रोड भी कुछ दिनों पहले तक अच्छा नहीं था, अभी तो चलिए फिर भी ठीक ठाक है। तो हम चाहते हैं कि इस रीजन में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिकल सेंटर जैसे एम्स लाइक इंस्टीट्यूट जैसे खुले, ताकि हम यहाँ के वैली के लोग जो कि 45 लाख पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, ठीक है, उनके लिए भी एक बेटर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी समस्या तो है ही। हेल्थ सेक्टर की यदि मैं बात करूँ तो बात करें यदि नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो आंकड़े बताते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से उत्तर पूर्व के राज्यों में 36,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी है। मैं समझना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की कमी का जो इशू है उसका क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है? जैसे कि आपने कहा 36,000 शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है हमारे यहाँ, उसका प्रिमिनेंट सोल्यूशन तो ये होगा कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ MBBS, हम MBBS की सीट्स इंक्रीज करें। उसके साथ एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरत है, जैसे कि हम देखते हैं कि देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ MBBS एंड द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ स्पेशलिस्ट्स। जैसे कि MD-MS जो जिसका सीट्स होता है तो वो काफ़ी कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ सीट्स ऑफ MBBS जी। तो मुझे लगता है कि हमको उस ओर जाना की ज़रूरत है कि MD-MS के सीट्स और MBBS के सीट्स बराबर हो जी। जैसे कि हमको मेनली टाउन एरिया में देखने को मिलता है ज़्यादातर MD-MS डॉक्टर्स हैं, और रूरल एरिया में MD-MS डॉक्टर स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़ ही दीजिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमको उस ओर जाने की ज़रूरत है ताकि वी शुड प्रोवाइड मोर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी एरिया।
तो उसका हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेट आई फील। बिल्कुल ठीक है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि खासतौर से असम राज्य की बात करें तो जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं वो 50% तक कम है असम में। तो आपको लगता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इन सारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जानी चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या समस्या फेस करते हैं, तो हमें ग्रास रूट लेवल से इसकी डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिटी लेवल पे हो। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से होता है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है हमें कब आना चाहिए। लोगों को लगता है कि ठीक हो जाएगा, खांसी जुकाम है ठीक हो जाएगा, वो लोग मेडिकल फैसिलिटी के लिए आते भी नहीं है। लेकिन इसकी पहल शुरू भी हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा कि कम्युनिटी लेवल पे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी पोस्ट दी गई है, जिससे कि होता है कि लोग जा पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी उन तक पहुंच पा रही है। पर मैं ये भी चाहती हूँ कि एक अवेयरनेस बढ़े लोगों में, ताकि वो लोग आ सके और सीख कर सके कि जो उनके हक में है। देखिए, राइट टू मेडिकल फैसिलिटी सबकी हक में है और उनको सबको मिलना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि इसीलिए अवेयरनेस लोगों में और ज़्यादा बढ़े। बिल्कुल ठीक है। बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी 66% जो प्रतिशत थी 66% की कमी से गुजर रहा था। वर्तमान समय में क्या कुछ स्थिति है? हमारे साथ कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि नर्सिंग की कमी है, हाँ, मतलब हम लोग कमी कभी कभी फेस करते हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट की हार्दिक मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 2019 से उन लोगों ने ग्रास रूट लेवल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या जो बीएससी नर्सिंग से डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अभी जैसे कि आपने बोला नया मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें नया नर्सेज एक्ट आया 2020, तो उसमें मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि ये एक्ट जो है उसमें और फॉरेंसिक मेडिसिन का इंक्लूड किया गया है नर्सिंग कोर्सेज में। ऊपर से नर्सिंग सीट बढ़ाई गई है। तो 2020 से पहले मतलब बीएससी नर्सिंग का सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज में था, वो भी पर गवर्नमेंट कॉलेज 60 सीट थी। तो अभी लास्ट 2020 से सीट बढ़ाया गया है, अप टू 75 किया गया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये मतलब अर्ज करूँगी कि जैसे कि असम में 7-8 गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसमें भी नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग का सीट बढ़ाया जाए और नर्सेस को रिक्रूट करें, क्योंकि हम नर्सें हैं जो ग्रास रूट लेवल पे हम लोग करते हैं, हम लोग अवेयरनेस लाते हैं। तो जितना हम लोगों को रिक्रूट करेगा, जितना हम लोगों को गवर्नमेंट देगा, उतना ही ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन जाएगा, वो लोगों को समझ में आएगा किसको बोलना है कि क्या करना है। तो हम लोग ऐसे मॉर्टेलिटी को भी कम कर सकते हैं, ऊपर से हम लोग उन लोगों को एजुकेशन में अवेयरनेस ला सकते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगी कि वो लोग नर्सिस का सीट बढ़ाए, वो लोग क्वालिटी एजुकेशन दे, टुगेदर क्वालिटी एजुकेशन दे शुड प्रोवाइड अस इन सर्विस एजुकेशन ऑल्सो। नर्सिंग स्टाफ की सीट बढ़ाए जाने की बात यहाँ पर कही गई। जो न्यू मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने देखा कि एमबीबीएस की सीट्स भी बढ़ाई गई हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं और साथ में जो डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस है उसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी इन्होंने ज़्यादा जोर देने की बात न्यू मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये कैसे हैं आपकी नज़र में? मैं एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, मैं 2020 बैच से हूँ। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मेरे बैच से आई है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। जैसे पहले हमारे साथ ECE नहीं हुआ करता था। ECE होता है अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। उसमें हमें मतलब किस तरह पेशेंट को देखना चाहिए वो चीज़ फर्स्ट ईयर से ही सिखाई जाती है। पहले ये चीज़ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आती थी, जब आप क्लिनिक्स जाओगे, जब आप विजिट करोगे तब। अब है कि हमें अभी से सिखाया जा रहा है कि वहाँ डील कैसे करना है, पेशेंट से बात कैसे करने हैं। इवन जो हमारा प्रैक्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड हो गया है कि हम पेशेंट्स को कैसे देखें, उनकी बीपी मेजर कैसे करें, उन बेसिक्स जो एनालिसिस होती है वो कैसे करें, उनका गेट देखें, स्टाइल चलने का तरीका देखें, बात करने पे उनका कॉन्शियसनेस लेवल का क्या है वो देखें। तो ये जो एनालिटिकल व्यू दिया गया है हमारे इस नए एजुकेशन पॉलिसी में, और जो चेंजेस किए गए हैं कि मतलब सिर्फ बुक्स के ऊपर ना डिपेंडेंट रह के आप पेशेंट को पढ़ना सीखें। ठीक है, ये जो चेंजेस आए हैं ये बहुत ज़रूरी थे, और जब से ये आए हैं स्पेशली 2019-2020 बैच के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं कि अब जो भावी डॉक्टर बनेंगे, जो अब 2019 के बाद, हमारे पहले भी डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे थे, और जो आगे बनेंगे उनका एक्सपीरियंस आई गेस उनसे भी अच्छा होगा। हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी सारे जो संसाधन हैं वो मौजूद रहें। आप कैसे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे इलाकों में इसे बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है रोड्स कनेक्टिविटी हो,
एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, ताकि कोई भी आम व्यक्ति जो है वो अपना इलाज आसानी से करा सके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो हम 21st सेंचुरी में है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कल ही फ़िलहाल IIT गुवाहाटी में ड्रोन उत्सव हुआ था जी। तो जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, अगर हम मेडिकल सप्लाईज हम ड्रोन से भेज सकते हैं तो उसमें बहुत बदलाव आ सकता है। और ऊपर से और एक नया चीज़ आ रहा है अभी फ़िलहाल पेंडेमिक के बाद, टेलीमेडिसिन आ रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे बैठ के रूरल एरियाज़ में जाके मतलब डिजिटली हम कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि ये और बढ़े। ठीक है, आप कुछ करना चाह रहे हैं? स्पेशली हमारे बैच से एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ था कि करिकुलम में पूरा बदलाव आ गया था। तो अभी हम लोग को बोलते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन एक नया करके आया जी। इसमें क्या होता है कि हम लोग का अपना सब्जेक्ट, ईयर का सब्जेक्ट और फाइनल ईयर का सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट थे उनको दोनों को लिंक करके हम लोग पढ़ते हैं। इस वजह से और कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि हम पेशेंट्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए और एथिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो इस इनिशिएटिव के वजह से स्पेशली लास्ट 2 बैच, यानी हमारा बैच सेकेंड ईयर में जो है अब और अभी जो फर्स्ट ईयर का बैच है, इन दोनों बैचेस में एक नया टाइप का एक इनिशिएशन हुआ है जिस वजह से अभी मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन करने में हम लोग को ईजी हो सकता है जो कि एक नया पहल है। ठीक है, फिर भी नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे इलाकों में कैसे हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, तो आप क्या कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? सनसेट टीवी के माध्यम से सरकार भी आपकी बात सुनती है, क्या कहेंगे? When we are talking about the peripheral infrastructure of healthcare system in India are basically due to awareness, and the second major factor should be due to the backwardness of the infrastructure of the road and the connectivity. See, also there is a third thing which which is always overlooked, that is the practice of means in some sense, suppose even I am from a village, I am from Palanghat, very near residing village here. So there is a model hospital there, nearly 60 bedded hospital, a huge hospital has been built by the Assam government. It has been recently opened 2 to 3 years back. But even after that, every day you have OPD there from 9 to 12. And after that you have even the emergency services. But even after that, whenever I go to my village and ask that whether you are having your treatment, where from you are having your treatment and such, they always say that we go to the local pharmacist. We go to the local pharmacist, they provide with the medicine. So that's the thing. Or even they sometimes go to QX, which are not even medical graduates. So the major problem is not just involved within the government, it's also with us people. They think that whoever the new doctor is coming might not be able to मतलब do देश the के आम treatment. नागरिक है वो भी जागरूक हों अपनी सेहत के लिए, मतलब ऐसे ही मेडिकल स्टोर पे जाकर के आप दवाई ना ले लें डॉक्टर्स को दिखाए बगैर। ठीक है, क्या कहेंगे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई वुड लाइक टू से कि जैसे इन्होंने कहा था कि ये सिलचर मेडिकल कॉलेज जो है वो पूरा साउथ असम को मतलब कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग अदर स्टेट्स लाइक मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो वहाँ पे एक भी बड़ा मतलब कॉलेज नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कनेक्टिविटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें हमें बड़ा फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना दूर से लोग आएंगे, दूसरे स्टेट से यहाँ पे आएंगे, उनको वहीं पर ही वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। मैं ये नहीं चाहता कि लोग बहुत दूर से यहाँ पे आए फिर मैं कनेक्टिविटी अच्छा है देख के मैं उनको रेफर कर दूँ। हम चाहते हैं कि सबका ट्रीटमेंट यहीं पे हो, अच्छे से हो। तो उसके लिए हमें स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटीज़ का ज़रूरत है। ठीक है, हमारे इधर अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, बट मैं कहूँगा अच्छा बात है, बट बहुत लेट हो गया मेरे हिसाब से। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब जो फोकस किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट से लगा करके स्टेट गवर्नमेंट तक, सभी कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को हम बढ़ाएं। लेकिन एक बड़ी समस्या शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जो हमारे देश के ग्रामीण इलाके हैं, मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे राज्यों में भी, और खासतौर से पूर्वोत्तर जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो बीइंग मेडिकल स्टूडेंट क्या सोच रखते हैं आप कि हमारे देश के आखिरी कोने तक हेल्थ फैसिलिटी पहुँचे, इसके लिए क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत लगती है? जो सबने कहा मैं उससे सहमत हूँ बिल्कुल, बट द मेन थिंग दैट आई थिंक दैट इज़ मिसिंग इज़ इनोवेशन, दैट वी डॉक्टर्स
at this point of time should crave for innovation at this point, because we all know that the conventional methods that we have failed to give us the results that we have want to uplift the healthcare sector of this country. So this will only happen when the innovation is combined with the healthcare industry of this country, and when we want that innovation should occur in this healthcare sector, why we should also involve the engineers that are working, so that we can create something different for new methods to solve the problems. Like you said, the problem of connectivity to the remote villages. So the perfect example to solve this is through supplying the supplies through the drones that are occurring. The trial is also going on in Bangalore city. जैसे कि आपने कहा, हेल्थ केयर टीम में डॉक्टर, नर्सेस सबकी बहुत ज़रूरत है, तो कम्युनिटी लेवल में हमें वर्क करना पड़ेगा। वहाँ पे हॉस्पिटल्स है पर पीपल एसेस नहीं करते। एसेसमेंट का ज़रूरत है तो हमें हाउस टू हाउस विजिट करना पड़ेगा। उसके लिए आशा जैसे इनिशिएटिव्स लिया गया है। आशा ने बहुत ही हेल्प किया है कोरोना कोविड टाइम्स में। उन्होंने रैपिड टेस्टिंग के लिए भी हेल्प किया है, स्क्रीनिंग के लिए भी हेल्प किया है। तो हमें वैसे इनिशिएटिव्स और ज़्यादा लेने चाहिए। हो सके हम एसेस ना कर पाए पर पीपल को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, तो अवेयरनेस के लिए हम लोग कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी हॉस्पिटल्स में हो, सब सेंटर्स में हो, जहाँ भी हो, पीपल आके हमें एसेस करे। उसके लिए हमें उनको ये जताना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि हॉस्पिटल्स ऐसा है, सबको ट्रीट कर सकते हैं। ओके। एक आखिरी सवाल मेरा, हमने देखा कि हमारे जो हेल्थ है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वच्छता से भी है, और स्वच्छ भारत अभियान जिस तरीके से चलाया गया, उसके बाद आपको लगता है कि बहुत सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिला है हमारे हेल्थ के सेक्टर में भी? कोविड में मतलब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जहाँ पे हाइजीन ज़्यादा होता है ना, मतलब साफ़ सफाई जिस घर में ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत कम है जिस घर में बिल्कुल भी नहीं होता हो उसमें से। और मेडिकल्स में भी हाइजीन, हम लोग को हाइजीन मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए तो मेडिकल्स में ऑलरेडी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल्स है। नहीं तो क्यों क्या होता है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हम लोग को मतलब हेल्थ हज़ार्ड ज़्यादा होने का चांसेस होता है ना। अगर हम लोग कोई नीडल्स या फिर कोई प्लास्टिक रैपर सब एक साथ फेंकेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को ही वो सब परेशानियाँ होती है। तो इसलिए मतलब मेरा मानना है कि हाइजीन इज़ नेसेसरी एवरीवेयर। तो स्वच्छ भारत अभियान का सकारात्मक रूप से देश के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, और चूंकि गंदगी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है उसकी वजह से। और इसी के साथ साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा में हमने देखा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में स्वास्थ्य चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयास अब तक किए गए हैं, बहुत सारे प्रयास आगे भी किए जाने हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलते रहना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव आए हैं वो सरकार तक पहुंचेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर बनेंगी। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।